देन नेक्स्ट अगर देखें 117 विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मॉनेटरी बेस, तो इसमें से क्या जो है इंक्रीज करेगा मॉनेटरी बेस को। तो अगर हम इसका आंसर देखें, क्रिएशन ऑफ मोर क्रेडिट बाय बैंक्स, अगर मोर क्रेडिट किया जाए तो क्या मॉनेटरी बेस बढ़ेगा? हमने अभी क्या पढ़ा था कि इससे जो है इफेक्ट नहीं करेगा। मॉनेटरी बेस क्या होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा तो मनी मल्टीप्लाई होगा, तो ये नहीं। देन दूसरा क्या कहा जा रहा है, पब्लिक विदड्रॉइंग मोर कैश फ्रॉम द बैंक्स, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका 117 का आंसर क्या है, डी। तो अगर जो है क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारा क्रेडिट किया जा रहा है, तो इससे हमने क्या देखा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। और मॉनेटरी बेस में होता क्या है, हमने ऑलरेडी बात करी कि जो कैश पब्लिक के साथ है, ठीक है, उसके बाद जो कैश बैंक के साथ है, और जो डिपॉजिट और रिजर्व जो है आरबीआई के साथ बैंकों ने रखा हुआ है, ठीक है, यही तो है। तो अगर जो है, अगर पीपल क्या कर रहे हैं, या तो होल्ड कर रहे हैं कैश को या डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे को बैंक में, ये ऑल्टर नहीं करेगा मॉनेटरी बेस को, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा कैश को पब्लिक से बैंक में। तो इसीलिए जो है, क्योंकि दोनों पार्ट है मॉनेटरी बेस का, तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉनेटरी बेस में तो सब कुछ ही आ गया ना। मॉनेटरी बेस में जो कैश पब्लिक के साथ है, जो बैंक के साथ है, जो डिपॉजिट रिजर्व आरबीआई के साथ है, ये पूरा मॉनेटरी बेस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और इन द सेम वे अगर पब्लिक जो है पैसा निकाल ले, अपने पास रख ले, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैश ट्रांसफ़र हुआ ना, एक जगह से दूसरी जगह आया, तो यहाँ पे क्या ही बदलाव होगा, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसका आंसर है डी, इजीली इसको हम समझ सकते हैं। देन देखते हैं आर्टिकल नंबर, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 118, तो मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो इसका आंसर दोनों है, हमने देखा ऑलरेडी जो है सी है इसका आंसर, कि मनी मल्टीप्लायर जो है, गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। तो मनी मल्टीप्लायर जो है डिपेंड करेगा दोनों के ऊपर, ठीक है। तो जैसे है कि अब अगर बैंक में या मनी मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो ऑलरेडी हमने रिजर्व वाले एग्जाम्पल से देख चुके हैं कि अगर जितना रिजर्व रहेगा, ठीक है, रिजर्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रिजर्व ज़्यादा है और लैंड कम कर पाएंगे हम, अगर लैंडिंग क्या होगा, लैंडिंग कम होगा, तो यहाँ मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई तो घटेगा ना, ठीक है। तो ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पे जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, कि कितना ज़्यादा पब्लिक जो है बैंक में जमा कर रहे हैं करेंसी और नहीं। और जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, ये आरबीआई का रेगुलेशन जो है सीआरआर और एसएलआर, इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसको क्या ट्रीट किया जाता है, एज ए बैंक रिजर्व। तो याद रखना है कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि करेंसी कितना पब्लिक के पास है। जब हम कह रहे हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कितना करेंसी पब्लिक के पास है और कितना डिपॉजिट पब्लिक ने किया है बैंक में, ठीक है, ये होता है। और जब हम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की बात करते हैं, तो या इसका मतलब क्या है कि कितना रिजर्व बैंक के पास है, ठीक है, कितना रिजर्व बैंक के पास है और कितना डिपॉजिट पब्लिक का बैंक में है, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक्स, और कितना रिजर्व बैंक के पास है। तो ये हो गया रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिजर्व ऑफ बैंक्स बाय डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक्स। और जब हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो की करेंसी पब्लिक के पास कितना है और डिपॉजिट कितना है पब्लिक का बैंक में, तो ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो हो गया। रिजर्व जब हम कह रहे हैं तो रिजर्व कितना बैंक के पास है और रिजर्व ऑफ बैंक हो गया, और दूसरा जो भी डिपॉजिट पब्लिक का किया गया है बैंक में, तो ये हो गया रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। देन देखते हैं 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। अब फिर से मनी सप्लाई पे ही क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें 19 का, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करके इसको इंक्रीज किया जा सकता है, डेफिनेटली ये सही है। मनी सप्लाई मतलब होता क्या है, मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस, ठीक है, यही होता है। देन इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मॉनेटरी बेस। तो अगर हम देखें तो यहाँ ये मनी सप्लाई अगर हम देख रहे हैं तो मनी सप्लाई है क्या कि मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई को जो है इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी बेस दोनों से। क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी
बेस, इसीलिए दोनों से जो है इंक्रीज होगा। अगर दोनों को बढ़ाया गया तो मनी सप्लाई जो है बढ़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है कैसे, मॉनेटरी बेस को बढ़ा के। तो इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है, इसका आंसर होगा बोथ। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था, मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, यहाँ मनी मल्टीप्लायर की बात थी, यहाँ मनी सप्लाई की बात है। तो यहाँ ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो मॉनेटरी बेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ओके, मनी मल्टीप्लायर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मनी मल्टीप्लायर डिपेंड कर रहा है कि कितना लोन दिया जा रहा है, कैसे मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए मॉनेटरी बेस से इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन मनी सप्लाई की केस में जो है ये इसका रिलेशन मॉनेटरी बेस के साथ है, ठीक है। अगर मॉनेटरी बेस बढ़ा तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है, कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इंटू मॉनेटरी बेस, ठीक है। सिंपल सी यही बात है। थोड़ा सा कंफ्यूज हम यहाँ हो सकते हैं क्योंकि नाम थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें से जो है कौन मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है। तो समझते हैं इसको। मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, तो जो मनी गवर्नमेंट के पास है। देन डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ अदर कमर्शियल बैंक, ठीक है। देन मनी लाइंग विथ सेंट्रल बैंक, देन डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, कि मनी सप्लाई जब हम डिफाइन करते हैं तो इसको कहा जाता है कि स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक। तो जो पब्लिक के पास है वही मनी सप्लाई है। जब मॉनेटरी बेस अलग होता है और मनी सप्लाई अलग होता है, ठीक है। जब भी हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो ये अलग है। मनी सप्लाई मतलब जो पब्लिक के पास है, मॉनेटरी बेस में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, कि ये पूरा हार्ड बेस मनी है कि टोटल कितना हमारे पास है। लेकिन मनी सप्लाई का मतलब है कि कितना पब्लिक के पास है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर ये कह रहा है नॉट पार्ट ऑफ, ठीक है। ऐसे देखना भी होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आप नहीं देखेंगे इसको और पार्ट ऑफ समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यही है मनी सप्लाई। और जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, प्लस आरबीआई के पास है, ठीक है, और जो भी इंटर बैंक डिपॉजिट है, बैंक खुद भी में भी जो आपस में डिपॉजिट करके रखते हैं, ये मनी सप्लाई नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ मॉनेटरी बेस में होता है। देन अब देखते हैं जो है 122, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि कौन पार्ट नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि कौन पार्ट है, ठीक है। कैश एंड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, तो हमने ऑलरेडी देखा कि हाँ ये तो होगा। देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हेल्ड बाय पब्लिक, तो ये बॉन्ड वगैरह नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पब्लिक, ये भी नहीं होगा। शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक, ये भी नहीं होगा। और इसका आंसर है 1 ओनली। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मनी सप्लाई पब्लिक का पैसा ही होगा। वो कैश फॉर्म में होगा या डिपॉजिट फॉर्म में होगा, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, या बैंक के साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होगा। लेकिन ये सिक्योरिटी, बॉन्ड, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है ये सब, लेकिन ये सब जो है पार्ट्स मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ठीक है। और इनका प्राइस जो है बॉन्ड का क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, और ये पार्ट नहीं है मनी सप्लाई का। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मनी सप्लाई है क्या। तो अब समझते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आखिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है समझते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 क्या है, स्टेटमेंट 1, ओके, आउटराइट OMO आर डायरेक्टेड एट इन्फ्लुएंसिंग इंड्योरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी OMO ऑपरेशंस टारगेट द टेम्परेरी लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन जो है दोनों सही है। अब हमें पहले तो जानना पड़ेगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये हमने ऑलरेडी देखा कि इसमें आरबीआई क्या करती है, इंटरवीन करती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, बाय करेगी और सेल करेगी, ठीक है। जब भी आरबीआई को क्या करना है, अगर मनी सप्लाई वगैरह इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी। तो अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर रही है, ठीक है, अगर मार्केट से आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लिया। तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर खरीद लिया तो आरबीआई इसके बदले में पैसा देगी, ठीक है, तो मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कब किया जाता है, तो डिफ्लेशन के केस में, ठीक है, जब पैसा मार्केट में बढ़ाना हो तब ऐसा किया जाता है। अब अगर पैसा मार्केट से खींचना है,
ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी मार्केट में, और उसके बदले में जब सेल करेगी तो पैसा मिलेगा आरबीआई को, तो पैसा आ गया आरबीआई के पास। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पैसे को घटाया जा रहा है मार्केट से। ठीक है, तो ये दो कहानी होता है जो आरबीआई जो है इसको करती है इन्फ्लेशन के केस में या मनी को जो है मैनेज करने के लिए। देन अब समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन फिर दो टाइप का होता है, एक होता है आउटराइट और दूसरा होता है किसके साथ, आउटराइट एंड रेपो। तो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन जब हम कह रहे हैं आउटराइट ओएमओज, ये परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट कहने का क्या मतलब है, जब हम कह रहे हैं इसको परमानेंट, मतलब सेंट्रल बैंक जब बाय करती है इन सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, ताकि इंजेक्ट कर सके पैसा जो है सिस्टम में जाएगा ना। अगर मार्केट बाय कर रही है, आरबीआई बाय करेगी सिक्योरिटीज़ को, तो पैसा देगी मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा जो है इंजेक्ट होगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई प्रॉमिस नहीं करती है कि हम इसको खरीदेंगे कब। ठीक है, तो जब सेंट्रल बैंक जो है सेल करती है इन सारी सिक्योरिटीज़ को, और जो भी फिर से जो मनी है सिस्टम में उसको विड्रॉ करती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है कि उसको बाय करेंगे फिर से फ्यूचर में। सिंपल समझते हैं पहले कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है क्या है कि ये वो तरीका है जिससे आरबीआई इकोनॉमी में जो है पैसे के फ्लो को, ठीक है, यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका जो है दो टाइप का मेनली होता है। एक देखें तो आउटराइट, ठीक है, तो आउटराइट मतलब ये परमानेंट होता है, ये ऑपरेशन परमानेंट होता है। तो यहाँ पे जब आरबीआई क्या करती है कि बाय करती है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, सिक्योरिटी को खरीद रहा है, तो वो सिस्टम में क्या करता है, पैसा डाल रहा है, पैसा को इंजेक्ट कर रहा है। तो इसमें कोई वादा नहीं कर रहा है, ठीक है, कि वो इन्हें बाद में बेचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि आरबीआई जब सिक्योरिटी खरीद रहा है, ठीक है, तो सिस्टम में क्या करेगा, पैसा जाएगा। आरबीआई अगर सिक्योरिटी बाय कर रहा है मार्केट से, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मार्केट में पैसा जाएगा ना। तो जब मार्केट में पैसा जा रहा है तो इसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि वो उन्हें बाद में बेचेगा कि नहीं दोबारा मार्केट में। ठीक है, और जब सिक्योरिटी को सेल कर रहा है, ठीक है, तो सिक्योरिटी सेल कर रहा है मतलब क्या है कि अब मार्केट से पैसा खींच रहा है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं है, बस यही होता है क्या, परमानेंट, ये परमानेंट टाइप का हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटराइट, ठीक है, ओएमओ कहते हैं, ये परमानेंट हुआ। और दूसरा अगर हम देखें तो एक होता है रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो, ये टेम्परेरी नेचर का होता है, और ये क्या है, लैफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। तो इसमें हो क्या रहा है कि रेपो का मतलब है रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो इसमें जब आरबीआई सिक्योरिटी खरीदता है तो पहले से ही डेट और प्राइस जो है ये सब कुछ फिक्स होता है कि इसे वापस कब बेचा जाएगा। अगर सिक्योरिटी को खरीद रहा है तो यहाँ पे दोबारा बेचेगा ना, तो ये बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देने के लिए होता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि आरबीआई क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को बेच रहा है, तो इसमें एग्रीमेंट के साथ है कि वो फिक्स डेट और प्राइस पर जो है इन्हें वापस कब खरीद लेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स रेपो क्यों होता है, ताकि मार्केट से एक्सेस पैसा को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये चीज़ याद रखना है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, जो रेपो और रिवर्स रेपो है, जो रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन होता है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ओवरनाइट हो सकता है, 7 डेज़ के लिए हो सकता है, 14 डेज़ के लिए हो सकता है, और ये पूरा आरबीआई के डिस्क्रिशन पे ही डिपेंड करता है कि इसे कैसे करना है, कब करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद प्राइस डिस्कवरी कैसे किया जाता है, तो इन प्राइस का ये कैसे, कौन सा प्राइस होगा, तो इनके प्राइस का जो है ऑक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्शन के ज़रिए जो है डिसाइड किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब आउटराइट है तो ये परमानेंट टाइप का है, इसमें जो है खरीदने की बात नहीं होती है सिक्योरिटी को, या बेचने की बात नहीं होती है, लेकिन रेपो और रिवर्स रेपो के केस में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ आरबीआई इज पंपिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी, अगर आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल रही है तो कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल रही है तो सही क्या होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मॉनेटरी बेस इज इंक्रीजिंग, मॉनेटरी बेस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग,
ठीक है, मनी सप्लाई के बारे में कहा जा रहा है। तीसरा, मनी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग। दोबारा मनी मल्टीप्लायर यहाँ आ गया। मनी मल्टीप्लायर के बारे में क्या है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर बढ़ता कब है। ये तो डिपॉजिट रेशियो और जो है रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है, तो ये नहीं। ठीक है, चौथा, आरबीआई का बैलेंस शीट बढ़ जाएगा, तो ये सही है। 1, 2 एंड 4 जो है सही है। अगर आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है पंप करती है, कैश जो है इकोनॉमी में लेकर के आती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में लेकर आ रही है तो बैंक और पब्लिक के पास ही जाएगा ना। ठीक है, तो कैसे कर सकती है आरबीआई, तो आरबीआई चाहे तो फिजिकल गोल्ड को जो है परचेज कर सकती है मार्केट में, या एक्स्ट्रा कैश को प्रिंट करा सकती है। ठीक है, और पे कर सकती है। देन आरबीआई का अपना एसेट होता है, जैसे फिजिकल गोल्ड है, तो आरबीआई का एसेट जो है फिजिकल गोल्ड, अगर ये इंक्रीज़ होता है और जो लायबिलिटीज़ है मतलब कैश या करेंसी है, तो ये भी इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मॉनेटरी बेस भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर ऐसे आरबीआई लेकर के आ रही है, ठीक है, आरबीआई फिजिकल गोल्ड परचेज कर रही है मार्केट से या प्रिंट कर रही है एक्स्ट्रा कैश, तो इसका मतलब जो आरबीआई का एसेट है फिजिकल गोल्ड है वो तो बढ़ेगा ना, और आरबीआई का लायबिलिटी जो कैश और करेंसी है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मॉनेटरी बेस तो बढ़ रहा है, तो ये सही हो गया। देन दूसरा जो देख रहे हैं कि आरबीआई जो है क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, ठीक है, मार्केट से, और प्रिंट कर सकती है एक्स्ट्रा कैश इसको पे करने के लिए, बॉन्ड को पे करने के लिए। तो आरबीआई का एसेट जो है ये गवर्नमेंट बॉन्ड, ये तो इंक्रीज होगा, ये तो आरबीआई का एसेट हो गया। ठीक है, और लायबिलिटी जो कैश और करेंसी है ये भी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब मॉनेटरी बेस बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि आरबीआई जो है परचेज कर रही है एक्स्ट्रा डॉलर अगर फॉरेन इन्वेस्टर से परचेज कर रही है, अगर जो इंडिया में आ रहे हैं तो उनसे परचेज कर रही है, या किसी एक्सपोर्टर से परचेज कर रही है, या प्रिंट कर रही है एक्स्ट्रा कैश और करेंसी रुपी और पे कर रही है इसको, तो क्या होगा कि आरबीआई का एसेट जो है डॉलर तो इंक्रीज होगा ना, और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा, कैश और करेंसी ये भी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब मॉनेटरी बेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो मनी सप्लाई, जब हम कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो मनी सप्लाई मतलब क्या, मनी का सप्लाई बढ़ रहा है कैसे, तो मनी सप्लाई में मनी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी बेस दोनों आता है, तो इसीलिए मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मॉनेटरी बेस यहाँ पे बढ़ेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, लेकिन मनी मल्टीप्लायर जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर तभी चेंज होगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं, अब मैं उसको और रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, ये आपको पता ही है, तो इसीलिए आंसर है 1, 2 एंड 4। अब देखते हैं 125, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल लीड टू इमीडिएट इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो किस चीज़ की वजह से बढ़ेगा, तो अगर इंडिविजुअल्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मनी सप्लाई हम कहते किसको है कि मनी जो बैंक के पास है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास है और जो आरबीआई के पास है। ठीक है, ये तो मनी सप्लाई का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, और जो सिर्फ मनी पब्लिक के पास है वही तो मनी सप्लाई है। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट में हम देखें तो क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द प्राइमरी मार्केट, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रही है तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास गया। ठीक है, यहाँ पे पैसा तो गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट का पैसा तो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। देन दूसरा अगर देखें बैंक्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, तो यहाँ पे भी अगर बैंक परचेज करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो पैसा कहाँ गया, अगर बैंक के पास रहे या गवर्नमेंट के पास रहे वो तो नहीं मनी सप्लाई का पार्ट होगा, दोनों गलत है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर हम देखें बैंक्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि बैंक परचेज कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट से, तो इसका मतलब अब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ेगा। जब पब्लिक के पास पैसा आएगा मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना। मॉनेटरी बेस में आपका सब कुछ आ रहा है, लेकिन मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक का पैसा आ रहा है, बैंक का, इंटर बैंक का, आरबीआई का, गवर्नमेंट का नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। देन फोर्थ क्या कहा जा रहा है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, तो यहाँ पे आरबीआई जो है पैसा बैंक को दे रही है। सो जब तक बैंक जो है इसको लैंड नहीं करती है, पब्लिक के पास नहीं जाता, तो मनी सप्लाई तो इंक्रीज नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो है क्या होगा, सी होगा, मतलब पब्लिक का पैसा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 126, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल, यस डेफिनेटली। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट, तो ये भी सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में। उसके बाद
स्टेरिलाइजेशन इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, तो ये भी सही है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जहां पे आरबीआई बाई करती है या सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। कहां पे? सेकेंडरी मार्केट में। ये बात याद रखना है, सेकेंडरी मार्केट में, ताकि इंक्रीज किया जा सके और डिक्रीज किया जा सके मनी सप्लाई को, ठीक है। और अगर ऐसा क्यों करती है कि सपोज अगर हो क्या रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है, या बहुत ज़्यादा निकल गया, आउटफ्लो हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो मनी सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है इकोनॉमी को कि ऐसे एक्सटर्नल शॉक से बच सके। इसीलिए आरबीआई बाई करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ताकि मनी सप्लाई ना बदले, ठीक है, अनचेंज रहे। और इसी को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है और मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम भी कहा जाता है। ये ऐसा कोई डे टू डे फेनोमेना नहीं है, ये जो है ऐसा कोई फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हमने ऑलरेडी देख लिया, डी है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं 27, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लेफ? लेफ मीन्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डेफिनेटली लेफ का पार्ट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लेफ का पार्ट है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेफ का पार्ट है, ओवरनाइट रेपो ऑपरेशन तो ये भी लेफ का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 127 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब सिंपल यही है कि बैंक का जो ऑपरेशन है, तो जिसके रिजर्व बैंक का, ठीक है, नॉट बैंक का, ठीक है, ये रिजर्व बैंक का ऑपरेशन है, तो जिसके थ्रू आरबीआई क्या करेगी? मार्केट में या तो पैसा डालेगी, ठीक है, इंजेक्ट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी लिक्विडिटी को, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में। तो इसमें क्या क्या आता है? रिवर्स रेपो आता है, रिवर्स रेपो आता है, और जो है एसडीएफ आता है, एमएसएफ आता है, तो इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। तो डी। अब देखते हैं 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट स्टेबिलाईजेशन बॉन्ड, ठीक है। दीज आर ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज। देन यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है? आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इशू एमएसबीज। देन द इंटरेस्ट पेमेंट टू दीज बॉन्ड्स इज मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स बजटरी रिसोर्सेज। तो ये तीनों सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो अब इसको समझने के लिए आपको पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर क्या है। तो डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर जो है मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम क्या है। तो होता क्या है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा यानी जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। बैकग्राउंड अगर देखें तो 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हो क्या रहा था कि जो ज़्यादा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हो रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, उसे हैंडल किया जा सके। तो ये काम कैसे करता है? ठीक है, जब आरबीआई को लगता है कि सिस्टम में सरप्लस लिक्विडिटी है, क्या है? सरप्लस लिक्विडिटी, तो उस केस में, ठीक है, सरप्लस लिक्विडिटी है, तो उस केस में आरबीआई क्या करती है? ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करती है, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेजरी बिल और मीडियम ड्यूरेशन की डेटेड सिक्योरिटी इशू करता है, ठीक है। उसके बाद इंपाउंडिंग लिक्विडिटी अगर हम देखें तो क्या होता है कि इन सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन करके जो पैसा मिलता है उसे एक सेपरेट आइडेंटिफाइबल एक एमएसएस कैश अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है, जो आरबीआई मेंटेन करता है। देन इस अकाउंट में जो भी कैश होता है वो सिर्फ जो है रिडिम्शन के लिए, मतलब पैसा वापस लौटाने के लिए या सिक्योरिटीज़ को वापस खरीदने के लिए ही यूज़ हो सकता है, ये बात याद रखना है। देन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में, ठीक है, कि जो भी लोग ये बॉन्ड को खरीद रहे हैं उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट पेमेंट के लिए गवर्नमेंट अपने बजट से पैसा एलोकेट करती है और इसी को क्या कहते हैं? कैरिंग कॉस्ट। इस एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को कैरी करने की जो कॉस्ट है उसी को कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। तो यही है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। काम क्या है इसका? कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, जो सरप्लस लिक्विडिटी है इसको एब्जॉर्ब किया जाए, यही है स्टेरिलाइजेशन। तो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किया जाएगा? ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और इसका मनी कहाँ रखा जाएगा? तो सेपरेट एमएसएस कैश अकाउंट में रखा जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट को कैसे दिया जाएगा? तो गवर्नमेंट के बजट से दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमने देखा कि आखिर जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड है क्या।
सो दीज आर ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज, तो डेफिनेटली ये ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज है, अभी हमने देखा। देन आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इशू एमएसबीज, तो हमने देखा कि आरबीआई के पास, आरबीआई क्या है, एम्पावर्ड है, ये इशू करता है, कर सकता है एमएसबीज, तो डेफिनेटली। देन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दीज बॉन्ड्स इज मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स बजटरी रिसोर्सेज, ये भी हमने देखा, तो ये तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव।